बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई टली है। अतीक की याचिका पर 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली गई है। अतीक के वकील ने की थी सुनवाई टालने की मांग और अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा था, अतिरिक्त दस्तावेज सौंपने के लिए वक्त मांगा था और अब ये सुनवाई टल चुकी है। 1 हफ्ते का वक्त मिल चुका है। अतीक के वकील ने ये मांग की थी ताकि जरूरी दस्तावेजों को जुटाया जा सके, सौंपा जा सके। तो अतीक केस से जुड़ी बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाली गई है। अतीक के वकील ने यह मांग की थी। फिलहाल 1 हफ्ते का वक्त मिला है। प्रयागराज से खबर है। उमेश पाल शूटआउट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। शूटआउट की घटना के फौरन बाद का यह सीसीटीवी फुटेज है। वीडियो में उमेश पाल पर हमले के बाद भागते नजर आ रहे शूटर। सीसीटीवी में शूटर अरमान गुड्डू मुस्लिम भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों शूटर बाइक पर बैठ करके सड़क पर बम फोड़ते हुए भाग रहे हैं। इनके ठीक पीछे कार पर दूसरे हमलावर सवार होकर जा रहे हैं। घटनास्थल से नजदीक, एकदम नजदीक का यह फुटेज है। साफ दिखाई देगा आपको इस फुटेज में। बम इसलिए फोड़ा जा रहा है ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। इतना शक्तिशाली बम जहां फटा, सड़क पर निशान है। ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। मोइन, जिस तरीके का ये फुटेज सामने आया है, इतना शक्तिशाली बम है। देखिए आसपास ठेला, सब चीजें तितर बितर सी हो गई हैं और ये भागते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं उनकी पहचान साफ तौर पर हो सकती है क्या इस फुटेज के आधार पर अगर कहा जाए? देखिए, ये घटना के ठीक बाद का वीडियो है और जिस जगह पर जो घटना स्थल है जहां पर उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनरों पर हमला किया गया था, वहां से बमुश्किल 50 कदम की दूरी का है। इसमें जो शूटर्स हैं वो आराम से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक पर जो बैठा हुआ है, जहां से बम फोड़ा जा रहा है, उस बाइक पर अरमान और गुड्डू मुस्लिम नाम से शूटर बैठे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम ने ही बम फोड़ा है और उसके ठीक पीछे जो कार नजर आ रही है उस पर बाकी शूटर बैठे हुए हैं। मतलब हमलावर जो थे, जो शूटर थे, वो किस कदर बेअंदाज हो गए थे कि सड़क पर कितना बम, शक्तिशाली बम फटता है। सोचिए अगर ये बम किसी को लग जाता तो उसके तो चीथड़े उड़ जाते, कितने लोगों की जान जाती, कहा नहीं जा सकता। गनीमत सिर्फ इतनी रही, सीसीटीवी फुटेज को देखकर ऐसा लगता है कि जिस जगह पर बम फूटा वो जगह खाली थी, लेकिन आसपास किस तरीके से दहशत फैल जाती है, किस तरीके से अफरा तफरी मच जाती है, ये सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और बम कितना शक्तिशाली कि देखिए जिस जगह बम गिरता है वहां आसपास पूरा स्पॉट बड़ा सा बन जाता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। यानी जो हमलावर आए हुए थे उमेश पाल और उनके गनर को मारने के लिए, वो एकदम इस फिराक में थे कि वहां दहशत फैलानी है और कोई भी पकड़ ना सके, कोई उनके रास्ते में ना आ सके। इसलिए लगातार वो रास्ते भर फायरिंग करते हुए और इसी तरह से बम बरसाते हुए जा रहे थे। जो शुरुआती सीसीटीवी फुटेज आए थे उनमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो गुड्डू मुस्लिम है वो बमबाजी कर रहा है, लेकिन घटनास्थल से हटने के बाद भी रास्ते में भी बमबाजी की गई थी, फायरिंग की गई थी, वो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये फुटेज देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी प्लानिंग के साथ आए थे, किधर आना है, किधर जाना है, किधर से भागना है, बम की प्लेसमेंट क्या होगी, गाड़ी किधर होगी, ये समझा जा सकता है। इतना तो समझ आ रहा है इस फुटेज को देख के। मोइन, देखिए निश्चित तौर पर पहले दिन से ही अगर हम नजर डालें, 24 फरवरी की शाम से ही एक के बाद एक जो तरह से सीसीटीवी फुटेज है वो बेहद न सिर्फ डराने वाले हैं बल्कि बेहद चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल किसी फिल्मी अंदाज में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और फिल्मी अंदाज में ही जो हमलावर थे, जो शूटर थे, वो घटनास्थल से भागे हैं और यही वजह है, उनके दहशत फैलाने की वजह यही रही है ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके, कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि इसके पीछे अगर उन्हें किसी की जान लेने की भी जरूरत पड़ती तो वो कतई पीछे हटने को तैयार नहीं होते। जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि जिस अंदाज में जिस तरीके से बमबाजी की गई है, सोचिए, कल्पना कर लीजिए कि अगर किसी के शरीर पर ये बम फूटता तो उसके शरीर का क्या हाल होता और किस तरीके से उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ सी मच जाती है। और जिस सब्जी का ठेला लेकर के विक्रेता जा रहा, देखिए वो बम फटने के बाद किस तरह बदहवास होकर के अपना ठेला छोड़ करके भाग रहा है, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है और कहा जा सकता है कि ये पूरी फिल्मी मोइन, और ये फुटेज बताने के लिए काफी है कि कितने प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आते हैं और दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया उनके हिसाब से। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इस पर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो लोग हड़ताल पर हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि जो तर्क संगत बातें थी वो मान ली गई हैं। बावजूद इसके लोग हड़ताल पर अड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली कर्मियों को इस साल का बोनस देने के साथ कैशलेस इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। बावजूद इसके बिजली कर्मी हठधर्मिता पर अड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत विभाग से जुड़े संगठनों से बातचीत चल रही है, जनता को कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं बिजली कर्मियों की? ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी खुद लगातार अधिकारियों के साथ बिजली कर्मचारियों के संगठन है उनसे संपर्क में है, लगातार बातचीत चल रही है। बहरहाल बातचीत करेंगे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी से और जानेंगे आखिर इसके पीछे सर, जिस तरह से लगातार हड़ताल चल रही है, क्या रास्ता अभी तक आप लोग ढूंढ पाए इन हालात से निपटने का? मैंने जैसा बताया, हम एक तरफ अपने संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष समिति से बातचीत कर रहे हैं, निरंतर बातचीत चालू है। साथ ही हम जनता को तकलीफ न पड़े इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति आएगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। जनता को मैं आश्वस्त किया मैंने कि हर परिस्थिति से हम निपटने के लिए हमारी तैयारी है और विशेष रूप से बिजली की डिमांड और सप्लाई में कहीं कोई समस्या की बात दिखाई नहीं दे रही। सर, क्या लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं चीज़ें? किस तरह से आप देखते हैं, क्या विपक्षियों की कोई भूमिका अवश्य दिखाई देती है? इसलिए कि मैं जो तर्क संगत बातें थीं, जैसे इन लोगों की मांग थी कि 18-19 से बोनस नहीं मिला है, घाटे के बावजूद हमने 5 साल से नहीं मिला हुआ बोनस इस साल का हमने दिया है, 22-23 का। तो जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ, 5 साल से नहीं हुआ, वो काम इस व्यवस्था में हुआ है, तो फिर इस व्यवस्था के खिलाफ हड़ताल पे जाने कोई कारण नहीं है। उसी प्रकार कैशलेस इलाज की व्यवस्था हो या अन्य इनकी जो तमाम मांगें थीं, कई ऐसे उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2020 तक के समझौते की भी बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो 3 साल पहले की बात अगर अभी पूरी नहीं हुई तो 3 महीने में ऐसी क्या जल्दी हो जाती है? तो इसलिए मुझे अवश्य रूप से लगता है कि कहीं न कहीं इसमें उनको राजनीतिक संरक्षण या प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें आपने दिखाया कि खुद ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं व्यवस्था, बिजली की स्थिति क्या है, इंटरप्ट कर रहे हैं व्यवस्था। आपने एक वीडियो भी ट्वीट किया। कई ऐसे मामले ध्यान में आए हैं कि कुछ विद्युत कर्मी जानबूझ करके हमारी बिजली की सप्लाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हमने जो ट्वीट किया है उसका जो आपने उल्लेख किया, सही उल्लेख किया, उस फोटो को और उस वीडियो को आप अगर देखें तो गन्ने का डंठा जो होता है वो फेंक करके और 2 तारों को सटा करके और बर्स्ट करने की व्यवस्था की गई। कई जगह ये दुष्कृत्य हुआ है। उसको रात में ही हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों ने जा करके उसे ठीक भी किया। लेकिन इस प्रकार के दुष्कृत्य बिल्कुल अक्षम्य हैं। मैंने रात को भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। और जैसे भी हम इन ऐसे तत्वों की खोज में हैं, जैसे ही उनका पता चलेगा उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उधर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरा है। उनका क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन जी हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं बिजली कर्मियों की इस हड़ताल को आप और जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, उसका सच सामने आ गया। सरकार के लोग ही सरकार के खिलाफ हैं। सरकारी कर्मचारी अगर सरकार के खिलाफ हैं, उनकी क्या मांगे हैं? पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, उनका हक है, अधिकार है, उनके बुढ़ापे का सहारा है। और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको रखा था। वो बोनस चाहते हैं। तो जो उनकी मांगे हैं, आखिर सरकार क्यों नहीं मांग रही है? सरकार इसलिए नहीं मान रही है कि सरकार मनमानी कर रही है, सरकार तानाशाह हो गई है, सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ है। उनको लगता है कि अब सरकार संविधान से नहीं, अब चाबुक से चल सकती है। खबर वाराणसी से है। 20,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की गई है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। वाराणसी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी हो चुकी है, यह खबर मिल रही है। अवैध बिना नक्शा पास कराई गई इमारतों की कार्रवाई होगी क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है। अवैध तरीके से बनाए गए मकान, इमारतों की पहचान हो गई है और अब ये पूरा मामला कुछ इस तरह है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर अवैध निर्माण थम नहीं रहा है। वाराणसी में अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई है।
प्रदेश की सभी प्राधिकरण वाले शहरों में लगातार इसकी शिकायत है। इसी को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ और सख्त हो चुकी है। सीएम के आदेश पर आवास विभाग ने 15 शहरों में हुए बड़े अवैध निर्माणों की सूची तैयार कराई है। अवैध निर्माणों पर वाराणसी में बीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। हम इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से ये निर्माणाधीन मकान जो अवैध तरीके से बनाया जा रहा था उसको बीडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। ये परमानंदपुर का इलाका है जहां पर बिना नक्शे के मकान का निर्माण कराया जा रहा था और बीडीए के अधिकारियों द्वारा और बीडीए के बुलडोजर ने इस पूरे मकान को ध्वस्त करने का काम किया है। क्योंकि जिस तरह से वाराणसी की में अवैध निर्माणों की सूची तैयार की गई है उस सूची के जद में ये मकान देखने को मिला, जिसके बाद बीडीए द्वारा कार्रवाई की गई, नोटिस फॉरवर्ड की गई और नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। हमारे साथ बीडीए उपाध्यक्ष मौजूद है। सर, कितने निर्माण हैं जो अवैध हैं और क्या बीडीए की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बीडीए का क्षेत्र तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो हमारे नगर निगम से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ अवैध निर्माण हमें शिकायतों के तौर पर भी मिलते हैं और जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं जो अपनी फील्ड विजिट में भी उसको दर्शाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे द्वारा नोटिस उसमें दी जाती है, फिर सुनवाई का मौका दिया जाता है। मल्टीपर्पज़ सुनवाई का मौका हमारे अधिनियम के तहत उसमें प्राविधान है। उसके बाद फिर डेमोलिशन ऑर्डर पारित करके कुछ और दिन का समय देकर उसका ध्वस्तीकरण किया जाता है। इसके तहत बहुत सारे अपील के कार्यालय भी, अपील के ऑफिसेज भी हैं और अपील के प्राविधान भी हैं, जिसके तहत फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी थोड़ी विलंबित रहती है। लेकिन इसके तहत हमने अभी हाल ही में इस वित्तीय वर्ष, इस कैलेंडर ईयर में जनवरी और फरवरी में सिर्फ हमने तकरीबन 47 हमने ध्वस्तीकरण किए हैं और साथ ही साथ फरवरी माह में मात्र हमने 24 हेक्टेयर से ज़्यादा की अवैध प्लॉटिंग भी हमने ध्वस्त की है। तो लगातार हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बीडीए द्वारा इसमें जोनल कार्यालय भी बनाए गए हैं। 5 जोनल कार्यालय हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जिससे जो जनता है, जो बाहर की जनता है, जो दूर रहती है जनता, उनको बार बार बीडीए ऑफिस ना आना पड़े और उनकी जो भी सुनवाई होनी है, उनकी जो भी शिकायत है, उनको अपने घर के पास ही उसकी सुविधा मिले। यदि काशी के विकास के लिए किया जा रहा है तो बात कुछ हद तक ठीक है, मगर ये शुरू से परंपरा चली आ रही है कि मैक्सिमम लोग, बहुत से लोग G+2 का नक्शा पास करके बनाते हैं और निर्माण करते हैं बीडीए से अनुमति लेकर के। किंतु इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 5-5 मंजिला है और अवैध निर्माण है, अपना व्यक्तिगत मकान लोग बनाए हैं। तो बीडीए प्रशासन को इस पर भी बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। ये पिछली सरकारों में सत्ता के संरक्षण प्राप्त जो भूमाफिया होते थे, उन्होंने सरकारी ज़मीनें और उस पर कब्जा करके बड़े पैमाने पे अवैध निर्माणों को कराया, जिसमें कि काफ़ी कुछ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं। कॉमर्शियल व्यावसायिक भूखंडों, सरकारी ज़मीनों पे व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। तो अगर बीडीए ने इनको चिन्हित करके वो करने का किया है, डिमोलिश करने का, तो ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए, ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी नवीन पांडे का और सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। नवीन, ये बात समझा जा सकता है कि पिछली सरकारों का जिक्र आता है कि उस वक्त के जो ठीके पट्टे रहे होंगे, जो गड़बड़ियां रही होंगी, उस वक्त के ऑफिसर ने जो किया होगा, उसकी वजह से ये बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग बने 5 साल बीत गया। कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो अब जाकर के चिन्हित हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त मूड में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अवैध बिल्डिंगों का मामला जो सीएम के पास पहुंचा तो सीएम द्वारा 15 शहरों की सूची तैयार की गई, जिसमें बनारस दूसरे नंबर पर पाया गया यूपी में, जिसमें भारी संख्या में 20,000 से ऊपर अवैध प्लाटिंग की सूची वाराणसी में पाई गई, जिस पर अब बीडीए ने कमर कस ली है और बीडीए के अधिकारियों द्वारा ये सख्त रुख अपनाते हुए उन मकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है जो अपना नक्शा G+2 या G+3 का नक्शा पास कराने के बावजूद भी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें बना ले रहे हैं। उनको नोटिसें फॉरवर्ड की जा रही हैं बीडीए के अधिकारी द्वारा। अगर उन नोटिसों का जवाब देते हुए अगर उनके खिलाफ जवाब में अगर वो अपने को खुद दोषी करार अगर पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ बीडीए खुद कार्रवाई कर रहा है और बीडीए का बुलडोजर उनके मकानों पर पहुँच कर उनके मकानों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अभी तक जो वाराणसी में कार्रवाई बनारस में हुई है वो 24,000 हेक्टेयर की कार्रवाई है, ध्वस्तीकरण की वो हो चुकी है। तो फिलहाल वाराणसी के विकास प्राधिकरण जो है काफ़ी चुस्त और दुरुस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अवैध
प्लाटिंग का काम बनारस में चलता था, अवैध बिल्डिंगों का जिस तरह से बड़े पैमाने में काम होता था, लोग दो नक्शा बिना पास करा ही मकान खड़ा कर लेते थे, अब उस पर सख्ती दिखाते हुए बीडीए कार्रवाई के मूड में है और जिनका मकान बिना नक्शे के बना है उन पे बीडीए का बुलडोजर अभी गरज रहा है। फिलहाल वाराणसी में जो नक्शे पास हो रहे हैं बहुत उन चुस्त मकानों दुरुस्त अगर कार्य प्रणाली होती प्राधिकरण की, तो ये इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो ग्राउंड प्लस 2 स्टोर की परमिशन के साथ मल्टी स्टोरी बनती जा रही हैं, उसी वक्त एक्शन लिया गया होता, नोटिस थमाया गया होता। लेकिन अब तो यहाँ पर सिस्टम की ओर से, सीएम की ओर से जब लिस्ट आई है तब ये प्रेशर बन रहा है कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद सीएम की निगाहों में वो अवैध बिल्डिंग्स हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सीएम द्वारा सख्ती दिखाई गई और सीधे सीधे अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि अवैध जो प्लाटिंग हो रही है या फिर अवैध जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है उन पे कार्रवाई की जाए, जिसकी लिस्ट सीएम द्वारा मांगी गई। और लिस्ट जब तैयार की गई तो उसमें बनारस दूसरे नंबर पर, क्योंकि बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस में ये बहुत पुरानी समस्या रही है अवैध बिल्डिंगों की। लेकिन जिस तरह से सीएम द्वारा आदेश दिया गया उसके बाद बीडीए प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हुए और कमर कसते हुए बनारस की सूची तैयार की गई और 20,000 से अधिक, लगभग जो आंकड़ा है वो 25,000 पार करता हुआ बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूची तैयार की गई है वो 20,000 के अधिक की सूची है जो अवैध बिल्डिंगें पाई गई हैं बनारस में। अब उनका ध्वस्तीकरण का काम बीडीए द्वारा किया जा रहा है। अब उनके मकानों और बिल्डिंगों पर बीडीए का बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल नवीन, देखना ये होगा किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, कितने वक्त से लोगों ने मल्टी स्टोरी बना रखी है, उनको क्या खुद से कुछ जवाब देने का मौका मिलेगा। फिलहाल एक्शन तो लिया जाएगा क्योंकि खुद लिस्ट मांगी गई है और वाराणसी दूसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।